जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि यूपी में क्या हो रहा है, जिसने पूरे भारत को दो हिस्सों में बांट दिया है। गैंगस्टर एंड पॉलिटिशियन अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को एक एनकाउंटर में मार दिया जाता है और फिर उसके मात्र 2 दिन बाद ही अतीक अहमद और उसके भाई सरफराज अहमद को 3 लोगों के द्वारा एकजुट ने हत्या कर देता है। पर भारत में 2 तरह के लोग हैं जो कि अपनी बात को दुनिया के सामने रखते हैं। एक वो लोग हैं जो इसे फुल्ली लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर मानते हैं और कहते हैं कि पूरी तरह से हमारे कानून है उसे अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं, और दूसरा वो लोग हैं जो इस सब को बातों का जश्न मना रहे हैं। और हम लोग एक आम आदमी होने के नाते कंफ्यूजन में हूँ कि माने तो किसकी बात माने। और फिर मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा इंसान जिस पर 100+ अलग अलग टाइप के केसेस हैं और सिर्फ 17 साल की उम्र में उस पर मर्डर का आरोप लगता है, और फिर वह 1 या 2 बार नहीं बल्कि 5 बार चुनाव जीतकर कैसे लीडर बन जाता है। क्या हमारे लॉ ब्रेकर लॉ मेकर्स बन जाते हैं? और क्राइम का पॉलिटिक्स का क्या कनेक्शन है, और फिर इसकी शुरुआत कैसे हुआ और कहां से हुआ। अब हम भारत के बारे में कुछ डायरेक्टली डिस्कस करेंगे। गैंगस्टर लीडर बनते हैं, हीरो बनते हैं, सेलिब्रिटीज बनते हैं और फिर सजा की चपेट में आने से बच जाते हैं। यह व्यक्ति कौन है? इसकी यात्रा एक आम आदमी से लेकर एक बाहुबली तक का माफिया डॉन और फिर पॉलिटिशियन बना कैसे। अतीक अहमद को यूपी का पहला गैंगस्टर भी कहा जाता है, जो कि यूपी का एक्ट के अंडर बुक हुआ था। इसके ऊपर पहला केस तब लगा था जब वो महज 17 साल का था। पहले जो केस था वह कोई आम केस नहीं था बल्कि एक मर्डर केस था। अगर आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा होगा तो उस मूवी में अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर पैसे कैसे कमाते थे वो अच्छी तरह से बताया गया है। पहले वो कोयले का चोरी किया करता था। ट्रेन से एक जगह से दूसरे जगह कोयले ट्रांसपोर्ट होता था और फिर वो इसी ट्रेन से कोयले चुराया करता था। पर फिर वो धीरे धीरे अपना कद बढ़ाता गया और फिर सीधा सरकार को ही चैलेंज देने लगता है ताकि ट्रेन का पार्ट पूरा जो होता है उसे बनाने का टेंडर उसके अनुसार और उसके फेवरेट बिजनेसमैन को ही दे दिया जाए ताकि वह इलीगल चोरी को लीगल चोरी और अपना कद बढ़ा सके। आज के प्रयागराज यानी इलाहाबाद चांद बाबा नामक एक गैंगस्टर हुआ करता था, पर पुलिस भी उसके खिलाफ जाकर एक्शन लेने से डरता था। पर उस समय सरकार एक गैंग को मारने के लिए दूसरे गैंग को बढ़ावा दे दिया करता था ताकि दोनों गैंग के गैंग मेंबर एक दूसरे से लड़े और एक दूसरे को खत्म कर दे, यानी कि एक तीर से 2 निशान। पर ये सब बेवकूफ़ी की वजह से अतीक अहमद जैसे गैंग को बढ़ावा भी मिलता है। और एक समय ऐसा भी आया जब पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में ले लेता है। और आप यही सोच रहे हो कि अब अतीक अहमद का काम खत्म हो गया है, पर ऐसा हुआ नहीं है। दिल्ली से फोन कॉल आता है और उसे छोड़ दिया जाता है। इतने में ही वो समझ जाता है कि क्राइम एक छोटा सा गेम है, बड़ा गेम तो पॉलिटिक्स है। वो इलाहाबाद पश्चिमी से इलेक्शन लड़ता है और जीत भी जाता है, वो भी सिर्फ 1 या 2 बार नहीं बल्कि 5 बार, वो भी लगातार। पर पॉलिटिशियन बनने के बावजूद भी उसका क्राइम स्टॉप नहीं हुआ बल्कि और रफ्तार से दौड़ने लगता है। मर्डर, किडनैपिंग जैसे बहुत सारे केस है। 2004 में उसने अपने खुद के सीट को खाली कर देता क्योंकि वो अपने पॉलिटिकल करियर को और ऊपर ले जाना चाहता था। वो लोकसभा में एमपी बनना चाह रहा था और अपने जगह अपने भाई अशरफ को खड़ा कर दिया। पर होता यह है कि उसका भाई समाजवादी पार्टी के राजू पाल से हार जाता है। राजू पाल जब अपने गांव रिपब्लिक सेलिब्रेट करने जा रहा था तब उसे रास्ते में ही दिन दहाड़े मर्डर कर दिया जाता है। यहाँ पर अतीक अहमद को मर्डर कर जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसे 3 साल का सजा हो जाता है। पर वो जेल से भी सारा चीज कंट्रोल किया करता है। जरा सोचिए कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर इतना कमजोर है कि क्रिमिनल जेल से भी अपना सारा कंट्रोल कर सकता है। उसका केस जज भी लेने से इनकार कर देते थे। उसके बेल के केस में 10 जज ने सुनवाई करने से मना कर दिए थे। यूपी पुलिस कहती है कि अतीक अहमद को ISI और लश्कर-ए-तैयबा से कनेक्शन है। जांच चल रहा था और अनिवार्य मेडिकल जांच के लिए अतीक अहमद को हॉस्पिटल लाया जा रहा था। तब उस पर 3 लोगों के द्वारा उस पर गोली चलाकर उसके और उसके भाई को हत्या कर दी जाती है। पर यह सब कुछ सवाल है जो हमारे मीडिया और हमारे सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। और जो अतीक अहमद और उसके भाई को मारने के लिए जिस पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था वह कोई देसी कट्टा नहीं था बल्कि टर्की में बना एक इम्पोर्टेंट वेपन थी जो कि अक्सर पाकिस्तान में मिला करता है। वो ये 3 टेररिस्ट के पास आए तो आए कहां से? एक टेररिस्ट को अतीक अहमद के हॉस्पिटल आने का सटीक टाइम कैसे पता चला? पुलिस ने अतीक अहमद के इतने करीब आने की उसे इजाजत कैसे दे दी? और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने भागने की भी कोशिश क्यों नहीं करी? उसने सरेंडर क्यों कर दी? ये सारे सवाल है जो हमारे सिस्टम को डिकोड करने का जरूरत है। क्राइम और पॉलिटिक्स को जानी दुश्मन होनी चाहिए, पर यह हमारे देश में उल्टा है। एक क्रिमिनल को एक पॉलिटिशियन में अपडेट होना एक लॉजिकल प्रोग्रेस है, पर ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डाटा बोल रहा है। 2004 में 24% लीडर के ऊपर क्रिमिनल केस थे, पर अब वही नंबर 2019 में बढ़कर 43% हो गया। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारे कानून में ऐसा कोई IPC है ही नहीं जो कि किसी क्रिमिनल के केस बेसिस पर उसे चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। अगर किसी भी क्रिमिनल का क्रिमिनल केस पेंडिंग में है तो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकता है,
जो मेरे समझ से परे है। 2014 में 1200 एनजीओ ने इलेक्टोरल फॉर्मूला लाना चाहा तो उसने एक चीज नोटिस किया कि एक क्रिमिनल व्यक्ति और एक नॉन क्रिमिनल व्यक्ति को चुनाव में कंपेयर किया जाए तो क्रिमिनल व्यक्ति को जीतने का चांस ज्यादा होता है। ये इंडिया की इंटरेस्टिंग मेंटालिटी की ओर इशारा करता है। भारत एक रूरल देश है। यहाँ गांव में रहने वालों को यह भी पता नहीं होगा कि किस नेता पर कितना केस है। उनको सिर्फ ये पता है कि पॉलिटिक्स सिर्फ पैसों और पावर वालों की होती है। उनको लगता है कि बदलाव सिर्फ पैसों वाला ही ला सकते हैं, पर आप यही धोखा खा जाते हैं। पर इसकी शुरुआत 1950 में ही हो चुका था, बूथ कैप्चरिंग के साथ। लोग किसके फेवर में वोट देंगे इसके से अच्छा है कि बूथ को ही कैप्चरिंग कर लिया जाए। वहां पर अपने गुंडे बैठाओ और लोगों को किसी तरह से मजबूर करो कि वोट हमारे फेवर में आए। 1999 में ईवीएम आने से पहले ये बूथ कैप्चरिंग के केस बहुत ज्यादा आया करता था। अगर आपके पास ऐसे केस आते हैं तो आप इलेक्शन कमीशन को केस कर सकते हैं। इलेक्शन के लिए पैसे लगते हैं, कैंपेन करने पड़ते हैं, रैली ऑर्गेनाइज करने पड़ता है, पर ये सारा पैसा आता कहाँ से है?